आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी का टारगेट बैच आज स्टार्ट हो रहा है और हमने जिस एग्जाम को टारगेट किया है वो है वीएलडब्ल्यू। ये जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे ये सिर्फ वीएलडब्ल्यू के लिए नहीं है, ये जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम्स पे चलेंगे। प्लस सेंटर के भी किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए भी ये बेस्ट प्लेस है। अगर हम कोई टॉपिक उठाएंगे ना तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। अगर कोई छूट भी जाता है ना तो वो हम डेली क्विज जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में होता है उसमें कवर कर लेंगे। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू एक एक एमसीक्यू अपने आप में ही आधा आधा चैप्टर कवर करेगा क्योंकि मैं आपको उसके साथ बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो एक पेन नोटबुक आप साथ लेके बैठना। सेकंड हमारा क्विक डाइजेस्ट जो कि अवेकनिंग क्लासेस का फेमस है। क्विक डाइजेस्ट में सब चीजें कवर हो जाती हैं। 1857 रिवॉल्ट को समझते हैं तो पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ ही क्यों। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है ईस्ट में ट्रेड के लिए, ठीक है। तब क्वीन कौन थी ब्रिटेन की? क्वीन एलिजाबेथ। ये आपने याद रखना है, क्वीन एलिजाबेथ थी 1600 में। उसने एक चार्टर बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ईस्ट इंडिया में, ठीक है। वो 1600 में बनी। 1757 में आते आते पहली बार जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस पे अटैक किया। 1757 से पहले वो क्या करते थे, आपस में लड़ते थे, क्योंकि आपको पता है यूरोप से पुर्तगीज भी इधर आए थे, ठीक है, डच भी आए थे, इंग्लिश भी थे और फ्रेंच भी थे। आपस में वो लड़ाई वगैरह करते थे। अभी इंडियंस तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। 1757 में पहली बार एक रिवॉल्ट होता है, एक वॉर होती है, सॉरी, वॉर इज बैटल ऑफ प्लासी। एक बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ होती है? बंगाल में होती है। तो वहां के बंगाल के गवर्नर थे जो उस टाइम सिराजुद्दौला, उसके साथ ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है जिसमें सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। तो पहली बार इंडियंस हारे थे बैटल ऑफ प्लासी में ऑफ 1757। उसके बाद क्या होता है, 1757 के बाद ब्रिटिशर्स एनेक्सेशन की पॉलिसी स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत सारी पॉलिसीज लाते हैं जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जैसे सब्सिडरी अलायंस। उसकी हेल्प से क्या करते हैं, इंडिया का एरिया कवर करना शुरू कर देते हैं, अपने अंडर लेना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होते होते टाइम आ जाता है 1857 का। ब्रिटिशर्स बहुत सारी गलत पॉलिसीज इंडिया में लाते हैं जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दोगे वो रिवॉल्ट करेगा। तो रिवॉल्ट होता है 1857 का। पूरे 100 सालों के बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और 1857 में रिवॉल्ट होता है 1857 में, जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। अब हम एमसीक्यूज की हेल्प से इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइप ऑफ सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी को रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं क्योंकि सिपाहीज के थ्रू ही ये स्टार्ट हुई थी। तो कौन गवर्नर जनरल था इंडिया का जब सिपाही म्यूटनी हुई थी, मतलब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था? उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। तो हम लॉर्ड कैनिंग का देखते हैं क्या टेनवर था और उनके टाइम में क्या हुआ। देखो, लॉर्ड कैनिंग का टेनवर था 1856 से लेकर 1862 तक इनका टेनवर था, ठीक है। इनके टेनवर में क्या क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास हुआ था इनके टेनवर में। वो एक ऐसा एक्ट था कि विडोज की वापिस से मैरिज हो सकती है, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पास हुआ था। सेकंड, इनके टाइम में एक एक्ट आया था, वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट भी हुई है। ऐसे तो बहुत से रीजन थे बट ये एक इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। वो था, एक एक्ट आया था जनरल सर्विस, आप याद रखना, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इनलिस्टमेंट एक्ट, ये एक एक्ट आया था। इसमें क्या होता था, इसमें इंडियंस को बोला गया था कि उनको फॉरेन में भी, मतलब आउटर भी भेजा, इनर तो वो ड्यूटी करेंगे। अगर कोई इंडियन आर्मी में इंडियंस थे उनको बोला गया था कि आप इंडिया में भी तो ड्यूटी दोगे बट इंडिया के बाहर भी आपको जाना पड़ेगा फॉर वॉर वगैरह। बट तब हमारी सोसाइटी में एक ऐसी सोच थी इंडियंस में, हिंदूज में मेजर हम बोल सकते हैं, कि जो समुंदर है ना उसको क्रॉस नहीं करना, उसको एक बुराई मानी जाती। बट इसके एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। इसका बहुत सारा विरोध हो रहा था। इसी की वजह से और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे आपको पता है कि जो वो वेपन्स यूज इंडियंस को दिए जाते हैं उसमें जो कार्टेज होता था, वो कार्टेज या तो को के मीट से बना होता था या फिर पिग के मीट से। और आपको पता है को हिंदूज में सैक्रेड माना जाता है और पिग एक टैबू है मुस्लिम्स में। तो उसकी वजह से भी ये जो वॉर है ये स्टार्ट हुई थी, मतलब सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम
टेनवर जो था 1856 से 62 के बीच में था। इनके टाइम में विडो रीमैरिज एक्ट आया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट भी आया, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1858 का। देखो जब 1857 में रिवॉल्ट होता है ना, तो फिर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रिवॉल्ट के बाद एक एक्ट लाते हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1858। तो वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। और जब एक्ट ऑफ 1858 के अकॉर्डिंग ये था कि जो गवर्नर जनरल था ना इंडिया का, उसको क्या बना दिया जाएगा अब, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। उसको क्या बोला जाएगा, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग थे, और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि इन्हीं को बनाया गया था 1858 में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सेकंड मैंने ऑप्शन डाला है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड कैनिंग के पहले जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। इनका टेनवर था 1848 से 56 के बीच में। देखो आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, इनके टेनवर तो कम पूछे जाते हैं, बट कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना, वो पूछा जाएगा किसके टेनवर में हुई थी। जैसे आपको पूछा जाएगा विडो रीमैरिज एक्ट किसके टेनवर में आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैनिंग के टेनवर में आया था। इसके पहले थे लॉर्ड डलहौजी, उनका टेनवर था 1848 से 56। इनके टाइम में आया था इंपॉर्टेंट चीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी, इसमें यह होता था कि अगर सपोज करो अगर कोई राजा है, उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब आगे कोई अपना नेचुरल बेटा नहीं है, कोई अडॉप्टेड बेटा है, उस अडॉप्टेड बेटे को राजा की जो गद्दी है वो नहीं मिलेगी। उसको राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट उसको राज्य नहीं मिलेगा। ये थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में टोटल कितने राज्य जो हैं वो डलहौजी ने लिए थे, और पहला कौन सा था, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी का हो गया। फिर लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो थे इनका टेनवर था 1910 से लेकर 1916 तक। मैं बता देता हूँ। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई थी 1911 में। देखो 1905 में आपको पता है, अगर आपको पता होगा, वो क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को पार्टीशन हुआ था 5 में, बट बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, और प्रोटेस्ट के बाद इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। कब कैंसिल किया गया था, 1911 में। तो वो उस टाइम कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। इसको बोलते हैं एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके लिए एक दरबार लगा था जिसको बोलते हैं दिल्ली दरबार। क्या बोलते हैं, दिल्ली दरबार। अभी आगे आप इलाहाबाद दरबार भी पढ़ोगे, लेकिन आप दिल्ली दरबार याद रखना। दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था, और उस टाइम लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 80 के बीच में थे। 76 से लेकर 80 के बीच। इनके टाइम में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, मैं यहां लिख देता हूं। 1878 में आया था आर्म्स एक्ट, वो इनके टाइम में आया था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, आर्म्स एक्ट किसके टाइम में आया था। आर्म्स एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के टाइम। आर्म्स एक्ट में ये था कि अगर इंडियन को कोई आर्म रखना है ना, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के वो आर्म्स नहीं रख सकते। ये बेसिकली जो उस टाइम के इंडियंस जो थे, इंडियंस जो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो है वो करते थे, रिवॉल्ट करते थे, उसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, आर्म्स एक्ट को, ठीक है। आर्म्स एक्ट अंडर लॉर्ड लिटन। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको साथ दे दी है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम जगदीशपुर, बिहार। बिहार के जगदीशपुर से कौन से लीडर थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। वो नाना साहिब थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, जनरल बख्त खान थे, या बाबू कुनवार सिंह थे, ठीक है। इसका आंसर है बाबू कुनवार सिंह थे, ठीक है। जगदीशपुर बिहार से। अब ये कौन थे, बेसिकली ये क्या थे, ये बेसिकली वहां के, हम कह सकते हैं कि ये एक पीजेंट्स में आते थे, और इनको क्या करते थे, इनको अपनी ई स्टेट से बाहर निकाल दिया, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टी थी ना, उसको उनको वहां से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए इन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, और जगदीशपुर से यही लड़े थे, ठीक है। अब क्विक डाइजेस्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्लेस, कौन से सेंटर से कौन लीडर, कौन लड़े थे, ठीक है। तो आपने ये बताना है। अब मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो 10 मई को 1857 को ये रिवॉल्ट स्टार्ट होती है मेरठ से, ठीक है। मेरठ में क्या होता है कि जो आर्मी वाले हैं वो कुछ ब्रिटिशर्स को मार के वहां से निकल जाते हैं, और निकल के वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में तब मुगल्स का रूलर था बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर।
तो वो चाहते थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज थी कि मुगल्स ने बहुत देर तक रूल किया था, तो लोगों के दिमाग में चीज थी मुगल बहुत स्ट्रांग हैं, तो हम मुगल्स के पास जाएंगे, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो हमारी रिवॉल्ट जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये गए बहादुर शाह जफर के बाद। बट बहादुर शाह जफर उतने कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे जितने बाकी मुगल्स थे, तो उनका इतना सपोर्ट तो नहीं मिला। ठीक है, तो यहां से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होती है। अब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो हैं वो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करे, और हर एक के अपने अपने रीजंस थे। ठीक है, बेसिकली रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ये पर्टिकुलर रीजन नहीं था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाओ। हर एक एरिया में जो रिवॉल्ट होता उसके हर एक एरिया के अपने स्पेसिफिक रीजंस थे, तो हम वो रीजन भी समझेंगे और कौन सी जगह से कौन लड़ रहा था वो भी देखेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में बेसिकली ये गए थे बहादुर शाह जफर के पास, तो बहादुर शाह जफर ने तो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बट उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मेन वहां की कमांड जो है दिल्ली की वो संभाल रहे थे जनरल बख्त खान। तो दिल्ली की कमांड किसने संभाली थी? मेन जनरल बख्त खान ने। ठीक है, कानपुर में से जो मेन कमांड संभाली थी कानपुर में नाना साहिब ने। नाना साहिब बेसिकली क्या थे? अडॉप्टेड सन थे। देखो अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के। पेशवा बाजीराव सेकंड, आपने बाजीराव मूवी देखी होगी, वो बाजीराव वन पे थी मूवी। तो ये बाजीराव सेकंड पेशवा जो थे, पेशवा बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये मराठास में आते थे। मराठास के अंदर जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो उनको पेशवास कहते थे। तो पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब। तो अडॉप्टेड सन थे इसलिए इनको माना नहीं जाता था, पुणे में इनको गद्दी वगैरह नहीं दी गई, इनको पुणे से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए नाना साहिब ने रिवॉल्ट किया था कानपुर में। ठीक है, लखनऊ में से रिवॉल्ट किया था बेगम हजरत महल ने। ये चाहती थी कि इनके बेटे बिरगिज कादिर को मिले गद्दी, बट इनको नहीं मिली, इस वजह से लखनऊ में इन्होंने रिवॉल्ट किया था, दैट इज बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बरेली, बरेली जो यूपी में है ना, बरेली यूपी में है, वहां से रिवॉल्ट किया था खान बहादुर ने। खान बहादुर के रीजन ये थे कि इनको इनको पेंशन मिलती थी, ये चाहते थे कि इनको पेंशन कम मिलती है, इनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए ब्रिटिशर्स द्वारा, तो इसीलिए इन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। फैजाबाद भी यूपी में है, इसमें पार्टिसिपेट किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि मौलवी अहमदुल्ला यूपी के नहीं थे, वो मद्रास के थे। मद्रास एट प्रेजेंट तमिलनाडु का रीजन जो है वहां के थे, बट इन्होंने यूपी में रिवॉल्ट किया था फैजाबाद में। और फैजाबाद में जो रिवॉल्ट हुआ था वो मौलवी अहमदुल्ला के अंडर हुआ था। झांसी की तो आपको पता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी से रिवॉल्ट रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था। इनका भी क्या था, इनके जो हस्बैंड थे इनको मार दिया गया था और एनेक्स कर लिया गया था झांसी को, तो इसीलिए इन्होंने झांसी में रिवॉल्ट किया था। फिर बागपत, बागपत एक प्लेस है यूपी में ही है ये, यहाँ पर शामल जी लीडर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मान सकता हूँ, क्योंकि देखो शामल जी जो थे ये एक विलेजर थे, और इन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को बोला था रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करो। ब्रिटिशर्स की कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ देते थे, उनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, तो इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में। ठीक है, इलाहाबाद जिसका प्रेजेंट नेम प्रयागराज भी है यूपी में, यहाँ पर मौलवी लियाकत अली जो है इन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्विक डाइट, ये तो आपको आ गया कि वन डे एग्जामिनेशन में आपको ये चीजें समझनी है, दिल्ली से ये लड़े थे वगैरह वगैरह। बट यहाँ से अगर आप एक ब्रॉडर व्यू मेंस पर्सपेक्टिव से सोचो तो बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो आप जो भी रिवॉल्ट हो रहा है ना, ये रिवॉल्ट साउथ में है ही नहीं है, ये रिवॉल्ट तो नॉर्दर्न पार्ट में हो रहा है सिर्फ। तो इंडिया तो साउथ में भी है, इंडिया के साउथ की पार्टिसिपेशन है ही नहीं। देखो आप मेनली पार्ट जो है यूपी है, दिल्ली, ये यूपी दिल्ली वाला एरिया यही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप ये मान सकते हो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पूरी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एक चीज और दूसरी चीज, इस रिवॉल्ट की क्या ड्रॉबैक थी, हर एक पर्सन के अपने पर्टिकुलर रीजन है। यहाँ पे सेंस ऑफ नेशनलिज्म मुझे दिख नहीं रही है कि किसी का रीजन ये है कि उसको पेंशन नहीं मिल रही है, किसी का अडॉप्टेड सन वाला चक्कर है, ठीक है, किसी का और चक्कर है। तो मतलब ये डिफरेंट रीजंस हैं इनके, इनका एक पर्टिकुलर नेशनलिज्म वाली स्पिरिट यहाँ पर नहीं है। बट आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पर थी। देखो कई जगहों पे मुस्लिम भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई जगहों में हिंदू भी कर रहे हैं, जो बाद में जाके हिंदू मुस्लिम यूनिटी कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे इंडिया का पार्टीशन हो गया था। तो ये पॉइंट आपको क्विक डाइजेस्ट में जो मैंने बताया, ये आपको याद रखने, कौन सी प्लेस सेंटर था और वहां पर किसने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब
When was the revolt of 1857 finally suppressed by British? अब देखो आपको पता है कि रिवॉल्ट खत्म हो गई थी, ये रिवॉल्ट इतनी सेंट्रल थी ही नहीं, तो इसने सप्रेस तो होना ही था। सेंट्रल कमांड नहीं थी, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं रहा था, हर एक के अपने स्पेसिफिक रीजंस थे। जो सेंट्रल कमांड इन्होंने मुगल एम्परर को रखा था वो खुद वीक था, तो मतलब इस रिवॉल्ट ने सप्रेस तो होना ही था। और फाइनली ये रिवॉल्ट सप्रेस कब हुई थी, तो आपको अगर पता है तो आप मार्क कर सकते हो, तो 1859 में इस रिवॉल्ट को ब्रिटिशर ने सप्रेस कर दिया था। ठीक है, तो जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुई थी, और वो सप्रेस कब हो जाती है 1859 में। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि जो सबसे पहले जो इस रिवॉल्ट में सबसे पहले शहीद हुए थे ना, वो हुए थे मंगल पांडे। मंगल पांडे शहीद हुए थे। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मंगल पांडे जो है वो बेसिकली एक आर्मी में बिलोंग करते थे, जो उस टाइम इंडियंस थे आर्मी में ब्रिटिशर्स की। आपने मुझे बताना है कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, या आप मुझे सर्च करके बताओगे। मैं आप अभी तक आपको दो क्वेश्चन दे दिए, एक मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, और एक मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था। ये दो क्वेश्चन आपने मेरे को आंसर करने हैं, ठीक है। अब 1859 में ये जो रिवॉल्ट है इसको सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। तो अब हमने देखना है कि कौन सी जगह में कौन से ब्रिटिशर ने रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। अब हम ये चीज यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली में कौन था, आपको पता है दिल्ली में बहादुर शाह भी था, ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो आपको पता है बहादुर शाह जफर को जो है उसको अरेस्ट करके उसको डिपोर्ट कर दिया था, भेज दिया गया था। कहाँ पर, रंगून में। रंगून एक जेल थी बर्मा में, म्यांमार, एज प्रेजेंट डे म्यांमार में, वहां पर भेज दिया गया था, और वहीं पे बाद में जाकर उनकी डेथ हो जाती है। तो आपको ना दो मेन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको दो मेन जेल्स के बारे में पता होना चाहिए। एक तो रंगून की जेल है जो फेमस थी बर्मा, और दूसरी काला पानी। काला पानी की जेल बहुत खतरनाक जेल मानी जाती थी उस टाइम पे। अगर बहुत गलत ब्रिटिशर्स अगर किसी को सजा देना चाहते हैं ना, तो वो काला पानी में भेज देते। काला पानी कहाँ थी, अंडमान एंड निकोबार। काला पानी इसलिए था कि आगे पीछे पानी ही है, तो तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम उधर कैद हो, अब तुम्हारे पास निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जेल ऑफ काला पानी, ठीक है। अब दिल्ली में जो थे बहादुर शाह, इनको तो डिपोर्ट कर दिया, जनरल बख्त खान को मार दिया गया। और किसने ये किया था दिल्ली में, लॉर्ड हडसन ने। लॉर्ड हडसन ने दिल्ली में जितना भी था इसको सप्रेस किया था रिवॉल्ट को, ठीक है। कानपुर में आपको पता है कानपुर में कौन लड़ रहे थे, नाना साहिब। बाद में इनको तांतिया टोपे भी हेल्प कर रहे थे। तो नाना साहिब को नाना साहिब रिवॉल्ट में हार जाते हैं, कौन सप्रेस करता है, सर कॉलिन कैम्बल। और नाना साहिब भाग जाते हैं नेपाल की तरफ, और उसके बाद उनका कभी पता नहीं चला वो कहाँ गए, उनकी उसके बाद वाली लाइफ कैसी रही उनको कभी पकड़ा नहीं गया। बट तांतिया टोपे जो थे उनको मार दिया जाता है। बेसिकली वो एक जंगल में होते हैं, सोए होते हैं, और उनको सोए सोए गोलियों से मार दिया जाता है। झांसी में आपको पता है, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मार्टर हो जाती हैं, तो उनको कौन करता है सप्रेस, हगरोस, ठीक है। और बनारस में कॉर्नल नील। आप ये फैक्ट्स याद रखेंगे कौन सी जगह में रिवॉल्ट को किसने सप्रेस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, किसने कहा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 प्लान्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब एक पूरी प्लानिंग से हुई वॉर है। किसने कहा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक प्लान्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। इसके ऑप्शन है, क्या ये आरसी माजुमदार सर ने कहा था, एस एन सेन ने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था, के आर एस सावरकर, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो वीडी सावरकर सर ने कहा था कि 1857 की जो रिवॉल्ट है उसको कहा था प्लान्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने बेसिकली एक बुक लिखी थी, आप ये याद रखोगे, इसको पेन डाउन करोगे कि वीडी सावरकर सर की कौन सी बुक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सी बुक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपनी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक में ये लिखा था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो एक प्लान्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन अब इनका भी देख लेते हैं। एस एन सेन ने 18 बुक लिखी थी जो इसका नाम था 1857। इनकी बुक का नाम था 1857, और इन्होंने, एस एन सेन ने बोला था कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना, ये क्या थी, ये स्टार्ट हुई थी एज अ फाइट फॉर रिलीजन, स्टार्ट हुई थी एज अ फाइट फॉर रिलीजन, और खत्म हुई थी एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और खत्म कैसे हुई थी, एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये आप सिर्फ सुनना मत, इनको लिखना, क्योंकि पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, हु सेड दिस about revolt of 1857 that it began as a
फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पेपर में आपको ये ऑप्शन होंगे ना, तो अगर आपको अभी लिखा होगा और सुना होगा तो आप SN सेन में मार्क करोगे, ठीक है। नेक्स्ट RC माजुमदार, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए बोला था नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनके मुताबिक जो 1857 थी वो ना ही फर्स्ट थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही नेशनल थी, और ये इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते ही नहीं थे। ये कहते थे कि ये लोकली हर बंदे का अपने रीजंस थे। तो इसीलिए RC माजुमदार का ये पॉइंट है कि इन्होंने कहा था कि नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये डिफरेंट जो पर्सन है उन्होंने क्या कहा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, और उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिए, ठीक है। क्विक डाइजेस्ट पे आते हैं वापस। देखो क्विक डाइजेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अवेकनिंग क्लासेस का, आप इसको भूल नहीं सकते, आपको ये आपके माइंड में होना चाहिए हर टाइम, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ से फ्रेम होने वाला है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख भी सकते हैं। तो क्विक डाइजेस्ट में सबसे पहले देखते हैं, देखो अब जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाती है तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये नेग्लिजेंस है। तब तक तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऑपरेट करती थी। उसके बाद ब्रिटिशर ने पूरी कमांड ले ली, अपने अंडर ले ली, तब कंपनी के अंडर कुछ भी नहीं रखा, सारी कमांड अपने अंडर ले ली, और उन्होंने एक एक्ट पास किया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने के लिए बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, बट 1858 के बाद इन्होंने पता क्या किया, 1858 के बाद इन्होंने देखा ना कि 1857 में हमारी यूनिटी बहुत है, हिंदू मुस्लिम बहुत ही गट है, इन्होंने उसके बाद ना वो चीज बोलने शुरू कर दिए पार्टीशन वाले, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने पॉलिसी चेंज की, बट नाम ही सिर्फ इसका बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटर गवर्नमेंट ये अपने लिए कर रहे थे कि इंडियंस को तोड़ के ये क्या करें, स्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो आपको देखो पेपर में क्वेश्चन फ्रेम होता है, अगर आप JKSSB की तैयारी करें तो JKSSB ने पिछली बार जो SI का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जब आई थिंक ये क्वेश्चन था, ये क्वीन एलिजाबेथ का क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन था कि 1858 में जो एक्ट आया था उसके टाइम पे क्वीन कौन थी ब्रिटेन की, तो क्वीन कौन थी, विक्टोरिया, या ये था, या 1600 में जो चार्टर आया था उस टाइम कौन क्वीन थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जब बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1850 उस टाइम क्वीन कौन थी ब्रिटेन की, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। अब जो क्वीन ने जो प्रोक्लेमेशन, ये जो क्वीन ने बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट लाया था, इसको जो इशू किया गया था 1 नवंबर 1858 में। एक दरबार लगा था कहां पर, इलाहाबाद में। तो अभी दिल्ली दरबार आपने देखा था, वो बाद में हुआ था 1911 में, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था। उससे पहले एक दरबार लगा था इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में के दरबार में ये जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन था कि बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो पास हुआ था 1 नवंबर 1858। तो बेटर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट में एक चीज आपको मैंने और बताई थी कि इस टाइम पे गवर्नर जनरल जो इंडिया को कहते थे उसको चेंज करके उसकी डिग्निटी को क्या कर दिया था, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही, ठीक है। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही थे। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शाहमल के बारे में कि वो परगना बरौट से थे, यूपी के विलेजर, तो इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये भी बता चुका हूँ 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। इंडियंस को सर्विस करने के लिए बाहर भेजा जा सकता था, बट वो हमारी एक सिन माना जाता था हमारी हिंदू सोसाइटी में, ठीक है। तो यही लोगों के दिमाग में था और इसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ था। अब कॉज ऑफ रिवॉल्ट, ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ ना, इसके कॉज क्या थे, मेन कॉज क्या थे। देखो इसके मेन कॉज पॉलिटिकल, ऐसे तो बहुत कॉजेज थे, एक मैंने कार्टेज वाला बता दिया, फिर ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट, बहुत सारे कॉज थे, बट मेन माना जाता है कि कुछ पॉलिटिकल कॉजेज थे, कुछ सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज थे, ठीक है। पॉलिटिकल ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी थी, ठीक है। उसमें अलायंस बना लेते थे, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज थी गलत गलत, जिनकी वजह से क्या था, लोगों में बहुत रिसेंटमेंट थी, बहुत सारे राज्य वो हड़प रहे थे इन पॉलिसीज की वजह से। तो वो एक पॉलिटिकल कॉज था 1857 के रिवॉल्ट का, जो आपने देखा भी कि बहुत सारे एरियाज उन्होंने कैप्चर किए थे। सेकंड सोशल कॉजेज, देखो अब ब्रिटिशर ने जैसे विडो रीमैरिज एक्ट आ गया, विडो रीमैरिज एक्ट आ गया, फिर एबोलिशन ऑफ सती, फिर देखो ये एक्ट है अच्छे हैं ये दोनों, विडो रीमैरिज एक्ट की विडोज वापस शादी कर सकते हैं, और सती जो थी प्रथा बहुत गलत थी हमारी सोसाइटी में, उसको भी ब्रिटिशर्स ने ठीक किया था, ये ठीक थे ये एक्ट।
बट इंडियंस का ये नहीं था कि ये एक्ट थी, इंडियंस का ये था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये बाहर से आए हुए हैं और ये हमारी सोसाइटी को कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब ये हमारे रिलीजन में क्यों घुस रहे हैं। इंडियंस की ये सोच थी और इसीलिए ये कॉज बना था, क्योंकि इंडियंस चाहते थे कि अगर हमारे लिए कुछ अच्छा बुरा है तो वो हम खुद डिसाइड करें, हमारी सोसाइटी में हमारे रिलीजन में जो हमें इंप्रूवमेंट लानी है हम खुद करें, आप क्यों करो। तो ये भी एक कॉज बना था रिवॉल्ट का। इकोनॉमिक कॉज, मेन कॉज आप मान सकते हो। देखो टैक्सेस, मार कर दी थी इन्होंने टैक्सेस की लोगों पे। जमींदार अपनी जगह पे लोगों को तंग करते थे, ये जमींदार को तंग करते थे, मतलब टैक्सेस की बहुत बुरी हालत थी। आपको पता भी था कि इसके लिए सेटलमेंट, डिफरेंट सेटलमेंट थी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट बंगाल वाली, रियोतवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम था। आपके लिए एक और क्वेश्चन छोड़ता हूँ, रियोतवाड़ी सिस्टम कहाँ पर था और किसने ये कंसेप्ट लाया था, महलवाड़ी सिस्टम का कंसेप्ट किसने लाया था, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो किसने लाया था, किसने ये कंसेप्ट दिया था और कौन से रीजन में था, ये आपने सब बताना है। तो ये जो इनके टैक्सेस के सिस्टम थे ना, इन्होंने लोगों को बहुत तंग कर दिया था। लोगों के पास उतनी उपज नहीं होती थी, उससे ज्यादा ये टैक्स कंडक्ट कर लेते थे उनसे। सेकंड, इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे, अब आपको पता है इंडियन में बहुत कुछ होममेड क्राफ्ट्स बनते थे, बट ब्रिटिशर्स की अपनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से उठा के ये क्या करते थे, यहाँ से रॉ प्रोडक्ट लेके जाते थे, वहां से फिनिश गुड इंडिया में आके डंप कर देते थे, अपनी सेल्स को बढ़ाते थे। और इंडिया का हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट था वो खत्म हो रहा था। तो सारे आर्टिस्ट जो थे उन्होंने क्या ही करना, उन्हें रिवॉल्ट ही करना था, उसके बाद क्या ही ऑप्शन बचता है। तो ये मेनली कॉजेज थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने के बाद एक तो ब्रिटिशर्स को पहले पता चल गया कि इंडिया में इसके क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो ब्रिटिशर्स को पता चल गया इंडिया में बहुत यूनिटी है, उन्होंने उसके बाद इंडिया को तोड़ना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल गाइडलाइंस। ठीक है, उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इंडिया ने एक चीज सीखी, क्या सीखी कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखो वुमेन की रोल कम है, वुमेन को बाहर आना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ ऐसे रूल्स हमारी सोसाइटी में अच्छे नहीं है, तो हमारी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसके बाद ही सोशल रिफॉर्म्स आए थे, सोशल रिफॉर्म्स आए थे। आप बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स देखते हो ना जो आए थे। ऑर्थोडॉक्स जो था, ब्राह्मण्स का ऑर्थोडॉक्स नेचर था, उसके अगेंस्ट रिफॉर्म्स आए। विडो रीमैरिज होनी चाहिए, सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। उसके बाद इंडियंस ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, क्योंकि इंडियंस को समझ आया कि ब्रिटिशर्स अगर हमारे रिलीजन में छेड़छाड़ करें, इससे अच्छा है कि हम खुद रिफॉर्म्स लाएं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है उसमें वुमेन्स को सामने लाया जाए। ठीक है, तो ऐसे सिग्निफिकेंस थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। आई होप रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको समझ आया होगा। ये जो जेकेएसएसबी बैच स्टार्ट हुआ है, अगर इसी तरह से हमने पढ़ाने का सोचा है कि ऐसे हम एक टॉपिक उठाएंगे, कुछ एमसीक्यूज के थ्रू, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्विक डाइजेस्ट के थ्रू आपको देंगे। अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग चाहिए तो आप बोल सकते हो। हम स्टार्टिंग से हिस्ट्री को पूरा भी स्टार्ट कर सकते थे, बट फिर आपको पता है ये इतना लेंदी हो जाना चाहिए था कि आपके सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाते और आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो इसलिए हमने ये मेथड चुना है। अगर कुछ क्वेश्चन इसमें से बच जाएंगे ना, तो वो आपके जो डेली क्विज टेस्ट होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डेली क्विज दे सकते हो। और बाकी यहाँ पर ना आपके जो VLW के सिलेबस में ना, मैं आपको बता दूं, VLW के सिलेबस में आपके इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन पॉलिटी का कंटेंट है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल बैच हमारा चल रहा है। वो इंडियन पॉलिटी का जो बैच है ना, वो बैच अपने आप में बहुत बड़ा है। वो एक स्मॉल से स्मॉल एग्जाम के कंटेंट से लेकर ना यूपीएससी के प्री तक उसको ध्यान में रख के बनाया गया। आप एक बार उस बैच को देखोगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा उसकी क्वालिटी क्या है। तो अगर जो VLW के ये वाले टॉपिक्स हैं ना, वो हमने वहां पर, वो मैं यहाँ नहीं डालूंगा इस बैच में, वो आप इंडियन पॉलिटी के लेक्चर देख सकते हो। और जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सब की PDF जो है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। डेली क्विज होता है वहां पर लाइव एट 8 PM, आप उसको भी दे सकते हैं, जो करंट बेसिस में भी होता है। करंट्स के लिए हमने शॉर्ट्स वीडियो भी लाते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पे और आप JKSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक वीडियो जो है वो 1 जनवरी को हमने अपलोड की थी। ठीक है, एक न्यू ईयर वीडियो जिसमें हमने पूरा शेड्यूल बताया, आप उसको देख सकते हो। इससे आपको समझ आएगी कि कैसे आपने हमारे चैनल में कैसे आपको पढ़ाया जाएगा और कैसे आपने मूव करना है टूवर्ड द प्रिपरेशन। तो मैं आपको फर्स्ट डे से
बता रहा हूँ कि हमारे चैनल का मोटो है आपके और हमारे गोल्स मिलते हैं। अगर आपका गोल किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमारा ये गोल है कि आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करवाया जाए। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।